आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समूचे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चरम पर है। कोई भाजपा छोड़कर के सपा में जा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर के भाजपा में आना पसंद कर रहा है। क्या मुख्य वजह है जिस वजह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आज जरा बातचीत करेंगे और मेरे साथ इस विशेष बातचीत में, इस विशेष इंटरव्यू में मौजूद हैं विकास तिवारी जी। विकास तिवारी जी मूलतः मुफ्तीगंज के हैं और आजकल संगठन की दृष्टि से कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं। विकास तिवारी जी, सबसे पहले आपका टीम एटीआई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कांग्रेस हाशिए पे है, तो मैं इस सवाल पे उंगली भी उठाता हूँ, प्रश्न चिन्ह भी उठाता हूँ। मैं सवालों के साथ शुरुआत करता हूँ। विकास तिवारी जी ने अपना परिचय बताया, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं इंटरव्यू में। एक जिस पहले सवाल की तरफ मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, क्या वजह है कि कांग्रेस पिछले 10 सालों के यदि चुनाव के हिसाब किताब को उत्तर प्रदेश में रही है, 2 अंकों से ज्यादा बढ़ने में बड़ी मुश्किल आ रही है? हाशिए पर कांग्रेस के होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिसे आप हाशिया पे कहते हैं जिस पार्टी को, उस पार्टी के हम लोग आपके चैनल पे आके अपनी बातें कहने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जिसे आप सबसे ताकतवर इस समय मानने के लिए तैयार हैं और मान भी रहे हैं, उसके मुखिया जो है आपके चैनल पे या अन्य चैनलों पे इंटरव्यू नहीं देते हैं और देने से भागते हैं। अगर उनसे ज़बरदस्ती पूछने की भी कोशिश की जाए तो माइक निकाल के, अभी बीबीसी के चैनल पे एक साहस किया था बीबीसी न्यूज़ के न्यूज़ एंकर ने, तो आपके जो है मौर्य जी ने, जो है डिप्टी सीएम ने, जो है माइक निकाल के बाहर रख दिया कि नहीं, मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो हम लोग सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिसे आप हाशिए की बात करते हैं कि झूठ बोल के, बरगला के, जनता में भ्रम पैदा करके विश्वास को आपने जीतने के लिए जो कोशिश किया, काफ़ी हद तक आप कामयाब रहे, मैंडेट मिला है। लेकिन जनता आप देख रही है कि झूठ उसके साथ किसने बोला और जनता के साथ न्याय किसने किया और जनता के साथ कौन खड़ा है, जनता के दुख दर्द को किसने बांटा। एक दूसरे सवाल की तरफ तिवारी जी बढ़ते हैं हम लोग। 125 सीटें उत्तर प्रदेश में, जो शुरू के कुल 7 चरणों में चुनाव है, 125 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तैयारी में है। आपको क्या लगता है कि इस बार वास्तव में लड़ाई किन किन दलों के बीच में है और किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, हम लोगों ने एक नारा दिया है, हमारी नेता ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर महिलाओं के अधिकार की बात की जाए तो सदन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कांग्रेस ने लाया। और देखा जाए, इस देश को पहला प्रधानमंत्री अगर महिला के रूप में दिया, कांग्रेस ने दिया। और देखा जाए, इस देश को लोकसभा स्पीकर अगर किसी ने दिया तो मीरा कुमार के रूप में कांग्रेस ने दिया। इस देश में अगर देखा जाए, किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना महिला के रूप में तो कांग्रेस ने दिया, सोनिया गांधी। तो आज अगर देखा जाए, जो 125 सीट हम लोगों ने अब तक घोषित कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया, उसमें 50 महिलाएं हैं, यानी 40% महिलाएं हैं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारा संविधान इस बात का हमको अधिकार देता है कि एक कमजोर आदमी एक सबसे ताकतवर आदमी से लड़ सकता है। तो आज जो यहाँ पे इस 2017 से 2022 के बीच में जो जुल्म और ज्यादती हुई यहाँ के लोगों पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर, उसमें जनता के हक की लड़ाई में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। मैं आपको टिकट जो बंटवारा हुआ उसके बारे में बता दूं। आशा सिंह, उन्नाव रेप पीड़िता, जो विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा जो उत्पीड़न किया गया, आज उस पीड़ित लड़की की मां हमारी प्रत्याशी है उन्नाव से, आशा सिंह। रितु सिंह लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन करने जा रही थी, भाजपा के लोगों द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया, वो हमारी रितु सिंह प्रत्याशी है। उम्भा में भाजपा संरक्षित अपराधियों द्वारा खुलेआम नरसंहार किया गया। आज राजाराम गौड़ को हमने सोनभद्र से, उबरा से अपना प्रत्याशी बनाया है। आप देखें, अल्पना निषाद, नाव उनकी जला दी गई। अगर आप देखें, नदियों पे जो जीवन रेखा होती निषादों की, वहां पे जबरदस्ती बालू खनन किया जा रहा था, पुलिस के संरक्षण में उनकी नाव को जलाया गया, उनको पीटा गया। आज अल्पना निषाद को हमने इलाहाबाद से प्रत्याशी बनाया है। पूनम पांडे, शाहजहांपुर, पूनम पांडे की मैं बात करूं, शाहजहांपुर पूनम पांडे, जब कोविड काल में सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि अपने घरों में छिपे बैठे थे, तो इस प्रदेश की जनता के दुख दर्द को बांटने का काम, उन तक दवाई पहुंचाने का काम आशा कार्यकर्ती कर रही थी।
जब शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं से बात करने जाती हैं तो उन्हें पुलिस की लाठियों द्वारा पिटवाया जाता है और पूनम पांडे का हाथ टूट जाता है। आज उस बहन पूनम पांडे को प्रत्याशी बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उनकी न्याय की लड़ाई उनको ताकत देने के लिए खड़े हैं और ताकत देते हैं। विकास जी, एक और सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं। कांग्रेस से थोड़ा हट करके दूसरे दलों की जरा बातचीत कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाग करके, पलट करके सपा के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लगभग 58 महीने 59 महीने भाजपा के साथ रहने के बाद, मंत्री परिषद में रहने के बाद, कैबिनेट में रहने के बाद, राज्य मंत्री का दर्जा लेने के बाद, अपने क्षेत्र में काम करने के बाद 58 महीने तक आपको नहीं लगा कि नहीं आपके साथ दलितों की उपेक्षा हुई है, शोषितों की उपेक्षा हुई है, वंचितों की उपेक्षा हुई है? अंतिम 1 महीने में नेताओं को ऐसा क्यों लगने लगता है कि इनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है, इनकी उपेक्षा? ये दल बदलने को लेकर के आपका अपना निजी मत क्या है? देखिए, जो दल बदल के इधर से उधर भागते हैं उन्हें ये सोच होती है उनकी अपनी कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता में रहना है, सत्ता के सुख के आदि होते हैं। उन्हें जनता की सेवा से, जनता के दूर दर से कोई सरोकार या वास्ता नहीं होता। ऐसे लोगों को जनता को नकार देना चाहिए, ऐसे लोगों के विचारों के साथ जनता को नहीं खड़ा होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसे लोगों को पार्टियों को भी चाहिए कि अपने अंदर स्थान न दें। अखिलेश यादव के सपने में आजकल कृष्ण जी आ रहे हैं। चुनाव से पहले कृष्ण नहीं आते थे। वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने 92 में अयोध्या कांड में कार सेवकों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी। आपको क्या लगता है ये चुनाव से पहले अखिलेश यादव का याद आना ये ठीक है क्या? देखिए, लोग अपने हिसाब से एजेंडा चलाते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात आप ही से पूछ लेता हूं कि लोग कहते हैं वंशवाद की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि रामराज की बात होनी चाहिए। जब रामराज की आप बात करते हैं तो वंशावली क्रम में आप देखेंगे कि ब्रह्मा ने मनु को, सूर्यपुत्र मनु को इस पृथ्वी का पहला राजा बनाया। और इक्ष्वाकु वंश में देखेंगे तो 40वें क्रम पे राम आते हैं। तो क्या वंशवाद के सबसे बड़े उदाहरण राम नहीं है? तो अगर किसी के अंदर, बाप के अंदर संस्कार है तो बाप के संस्कार को साइंस भी हमारी मानती है कि बेटे के अंदर आएगा। तो ऐसे आरोप लगाकर सिर्फ अपने मसरत के मुद्दे जुटाने के लिए, यानी हमारे जो धार्मिक नारे हैं उसको राजनीतिक स्लोगन बना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है कि झूठ से, फरेब से, सिर्फ नफरत पैदा करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। अब की बार जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को 10 तारीख की जो सुबह है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तो होगी, लेकिन शाम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं होगी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। पिछले दिनों पंजाब के सीएम चन्नी के ऊपर आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है और सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब प्रधानमंत्री को बचा लेने में भी सक्षम नहीं रहा है। अधिकारियों को थैंक यू कहना कि मैं बच करके बठिंडा से वापस पंजाब से लौट करके दिल्ली चला गया। क्या आपको लगता है कि शासन सत्ता जो कांग्रेस की है, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करता, अन्य राज्यों की भी चर्चा कर लेता हूं, क्या शासन सत्ता कांग्रेस अब इस कदर भी नहीं संभाल पा रही है कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने कब देखा होगा कि प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर लंबी यात्रा सड़क से की है? हमको लगता है कि आपने शायद नहीं देखा होगा। ऐन मौके पे प्रधानमंत्री जी जिस हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं Mi-17 है, किसी भी मौसम में चलने में अपनी क्षमता रखता है, किसी भी मौसम में चल सकता है। और प्रधानमंत्री जी क्यों राजनीति करना चाहते हैं, मैं आपको पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब एयरपोर्ट बठिंडा वापस पहुंच जाते हैं तो किस अधिकारी से वो इस बात को कहते हैं कि नहीं अपने मुख्यमंत्री से धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस चला आया? उसकी बात जांच हुई क्या? जिस अधिकारी से उन्होंने कहा वो अधिकारी चन्नी तक, पंजाब के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाए? सिर्फ फुटेज खाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस देश की सर्वोपरि, सबके लिए, हमारे लिए भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री बनने का काम मत करिए। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की आपकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश को चिंता है। अगर कुर्सियां खाली हैं, आप उस बहाने को आप कन्वर्ट अपनी सुरक्षा में करेंगे तो ये पूरा देश देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है। यानी आप इस पद की गरिमा को बनाए रखें, इस पद की गरिमा पर आँच आने मत दीजिए। हर चीज को खबर बनाना, हर चीज को इवेंट बना देना। आप एसपीजी एक्ट पढ़े होंगे, एसपीजी एक्ट कहती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है
एसपीजी के जिम्मे होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में मुख्यमंत्री तक को बैठने की इजाजत नहीं होती है, एसपीजी नहीं देती है। प्रधानमंत्री गाड़ी से टहलते हैं और उस गाड़ी में कौन फोटोग्राफर होता है कि अंदर से वीडियो बनाता है? किस एसपीजी एक्ट में लिखा गया, किस किताब में लिखा गया? बताएं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में कैमरामैन बैठेगा, वहां अंदर से वीडियो शूटिंग होगी? यानी आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं रहेगी, सब कुछ केवल फोटो छपने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, अखबारों में प्रकाशित होने के लिए, न्यूज चैनलों पे चलने के लिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती मोदी जी, आप उस गरिमा को समझिए। आप उस गरिमा को नहीं समझ रहे। आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मत बनिए। पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। मैं अगर आपसे निजी तौर पे उत्तर प्रदेश की बात कर लूं और विशेष तौर पे मैं आपसे जौनपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लूं, तो ओवरऑल आपका कैलकुलेशन क्या लगता है कि इस बार कम से कम जो भी 125 सीटों का अब तक आवंटन हुआ है उसमें कितनी सीटों पर कांग्रेस सफल होकर के विजयी होकर के इस बार मजबूत पक्ष बना रही है? देखिए, जो जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जा रही है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे जा रही है। आप एनसीआरबी और नीति आयोग की रिपोर्ट को ले लेंगे तो एनसीआरबी करता है कि सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में है। अगर आज देखें हम लोग स्वास्थ्य सेक्टर में रिपोर्ट ये कहती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट करती है कि हम 19वें पायदान पर हैं। और देखा जाए कोविड काल में अगर सबसे अव्यवस्था अगर कहीं रही किसी प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश में रही। गंगा नदी में तैरती हुई लाशें देखी गई, उत्तर प्रदेश में देखी गई। दफनाने के लिए जो अंतिम संस्कार हिंदू संस्कार में हमारे कहा गया है कि अंतिम संस्कार जला के तो होना ही चाहिए, तो सरकार इसमें भी असफल रही कि हिंदुओं की लाशों को दफनाना पड़ा नदी के किनारे, उन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। बाद में कफन भी उखाड़ के फेंक दिए गए कि लगे नहीं वहां पे। तो सारी दुर्व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सरकार ने किया है, उसके दबाने के लिए आप देखेंगे कि मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, खुशी दुबे की मैं बात बताऊंगा कि 2 दिन की ब्याहता, तीसरे दिन जो कॉन्स्पिरेसी कर देती है, चौथे दिन विधवा हो जाती है, 5वें दिन एक्यूज बना दी जाती है, वो जेल में है। यानी अपराधियों की कोई जात नहीं है, लेकिन जात देख के न्याय नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो सरकार जो गलत कर रही, चाहे जो भी, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस आधार पर कार्रवाई होगी कि व्यक्ति की जात क्या है तो ये गलत बात है। रोकता हूं आपको, एक सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। योगी जी की बड़ी चर्चा चल रही थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, योगी जी की चर्चा चल रही थी कि मथुरा से लड़ेंगे। आज फाइनल डिस्कशन हो गया है कि सिराथू से अपने विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री लड़ेंगे और गोरखपुर वही अपने क्षेत्र से योगी चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव पास आते ही काशी ख्याल आ गया, चुनाव पास आते ही अयोध्या पे खूब बड़ी बड़ी चर्चा होने लगी, निश्चित तौर पर काम भी किया है। ये मथुरा जिसकी विशेष तौर पे चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय ये धार्मिक राग अलापना किसी भी चुनावी परिदृश्य में कहां तक ठीक है? मथुरा को जहां तक बात की जाए, मथुरा जो है मंदिरों का नगर है और मथुरा की प्रत्येक गलियों में आपको कहीं न कहीं मंदिर मिल जाएंगे। अगर योगी जी आपको इतनी ही चिंता है तो जो मथुरा की आधारभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की, मतलब इस पे सियासत करने का काम मत करिए कि नहीं मथुरा में हम ये ऐसा कर देंगे। मथुरा में बहुत सारे भी विकास की आवश्यकता है, उस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने का काम करिए। आप इस सूबे के जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और रही बात, अभी तो ये तय हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को कहाँ टिकट दिया, और हमको तो शायद बोध भी नहीं था कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, तो इसलिए वो भी टिकट मांग रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोरखपुर से टिकट दिया, तो ठीक है। अब आपको रोकते हैं। पिछले दिनों हरिद्वार धर्म संसद में जो बड़ी बड़ी बयानबाजी महात्मा गांधी को लेकर के हुई और बहुत अनर्गल की बात हुई, सामान्य व्यक्ति बड़ा दुखित है, लेकिन एक बयान ओवैसी का आया है, गौर करने वाला है कि ये धार्मिक उन्माद है कि नहीं है। आपसे जरा ओवैसी को लेकर के एक सवाल करना चाहूंगा कि पिछले दिनों उन्होंने बयान किया है कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी अपने कंदराओं में चले जाएंगे, पर्वतों पर चले जाएंगे, तो तुम सामान्य लोगों का, पुलिस वालों का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, कुछ इस तरीके से। आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी ये धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश करती है या किसी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरीके का बयान देना चाहिए? देखिए, जो ओवैसी की बात है, ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित नेता, उनसे जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को बुलवाया जा रहा है। अगर ओवैसी ने ऐसा बोला है तो तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस देश में, इस समाज में उन्माद फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये देश सबका है, जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है। साझी शहादत से साझी विरासत मिली है,
तो इसको संजो के रखना हमारा संविधान भी इसी बात को हमको अधिकार देता है और शिक्षा भी देता है कि ये देश सबका है, सबको मिलके साझी विरासत रही है, इस देश को संजोया है, आजादी की लड़ाई लड़ा गया है। आपने देखा होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की कहानी जब आपस में लोग मिलते हैं तो इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद का आपने देखा होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतरे और कुतुब मीनार की प्राचीर से कहे कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता अलग हो जाए, छोड़ दें तो इस मुल्क में आजादी मिल जाएगी, तो मैं ऐसी आजादी को चिमटे से भी छूने से मना करता हूं। अगर इस देश को आजादी मिलने में अगर विलंब होगा तो भारत देश का जरूर नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी तो पूरी मानवता को नुकसान होगा। तो ऐसी विचारधारा के साथ हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं और अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता हमारी बातों को सुनेगी और परिवर्तन का आगाज होगा इसी उत्तर प्रदेश से होगा, इसी विधानसभा से होगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है अपने यहाँ, विशेष तौर पे जौनपुर में ये अंतिम चरण में चुनाव इस बार है। आपको क्या लगता है कि पिछला जो लगभग 4 साल 10 महीने 11 महीने का योगी जी का कार्यकाल रहा है, उसमें आप उनके काम के आधार पर आप उन्हें कितने मार्क्स 100 में से देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एकदम 0 मार्क्स दूंगा योगी जी को। किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप एक भी विकास कार्य गिना लीजिए जो बड़ी योजना हो। मैं आपको छोटा सा बता दूं, किराकत विधानसभा में 3 पुल बनने थे, पुल की तो कई लंबी फेरिस्त, 3 पुल बनने थे और बसपा की सरकार में जो तत्कालीन मंत्री थे जगदीश नारायण राय ने उसका जो है भूमि पूजन किया था और तब से निर्माण कार्य चल रहा। मैं 2016 से इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, प्रमुख सचिव का घेराव तक किया। एक पुल मई पसेवा जो है बन के तैयार है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, अप्रोच रोड नहीं बन पाए हैं। दूसरा पुल गुणवत्ता भी बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, बीरमपुर भड़ेरी घाट। और तीसरा उसी जगदीश राय जी द्वारा दिया गया पुल, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया पुल नैपुरा कबूलपुर, अभी अधर में लटका हुआ है। तो जिस सूबे के मुखिया कह सकते हैं कि 3 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी योजना लंबित नहीं रहेगी, मैं आपको यही दिखा देना चाहता हूं 2010 से शुरू हुई योजना 2022 हो गया, आज भी लंबित पड़ी हुई है। तो कैसे विकास के दावे, मतलब ये जमीनी मुद्दा है, किस विकास के दावे की बात करते हैं? सारे विकास के दावे खोखले हैं। तो मैं इसलिए योगी जी को 0 मार्क देता हूं। चुनाव की तारीखें, नेताओं के चाल ढाल और दल परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। भाजपा से सपा में जाते हुए हमने लोगों को देखा है। कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते या कांग्रेस का पक्ष रखने के नाते मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि वास्तव में आज की परिस्थिति में आप यदि 403 विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कितनी सीटें इस बार निकल रही है और वास्तव में सरकार बना कौन रहा है? देखिए, राजनीति का मतलब ही होना चाहिए सेवा। राजनीति इसलिए करनी चाहिए कि सेवा भाव से हम लोगों के बीच जाएं, उनके दुख दर्द को बांटें, उनकी जरूरतों को पूरा करने का कोशिश करें और उनके जो दुख तकलीफ हो अपनी ताकत से उसको चाहे जैसे जो भी बन पड़े उसको दूर करने का प्रयास करें। यही राजनीति का मतलब है। राजनीति का मतलब राज नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी सूरत में सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है, चाहे झूठ बोल के, चाहे फरेब फैला के, चाहे धार्मिक उन्माद फैला के, चाहे दंगा करा के। तो कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में, अगर वो चाहेंगे कि हम नफरत के बीज बो के उसे अंकुरित होने का वातावरण तैयार कर लेंगे, तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उस नफरत के पौधे को अंकुरित तक नहीं होने देंगे। और इस साझी विरासत से कमाई हुई हमारी ये धरोहर है, हमारे देश की आज़ादी है, उसको जो हमारे पूर्वजों से मिली है उसे संजो के रखेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम। तो ये थे विकास तिवारी जी मेरे साथ, जिनसे हमने बातचीत की है विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के। आपने मुझे समय दिया, टीम ATI के साथ आपने बातचीत की, इसके लिए आपका दिली शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।